हमने जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का थ्योरी पार्ट है वो 3 वीडियो में 3 पार्ट्स में कवर करा है। थ्योरी पार्ट जिसमें हमने यूपीएससी के 10 इयर्स के पेपर लेके सब कुछ एवरीथिंग वी कवर्ड, 10 साल के पेपर्स यूपीएससी के और 5 साल के यूपी पीसीएस के में जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, क्वेश्चन वाइज में नहीं किया, नोट्स फॉर्म में ही पढ़ा है। लेकिन हमने एवरीथिंग वी कवर्ड अंडर इट। जो 2024 यूपीएससी में पूछा वो भी हमने कवर कर लिया, डिज़ास्टर रेजिलियंस वाला टॉपिक एंड ऑल। ठीक है, तो वो 3 पार्ट देखने के बाद आप इस वाले टॉपिक पे आओ जिसमें हमने इंडिविजुअल डिज़ास्टर्स को कवर किया है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अर्थक्वेक से। ठीक है, ये एक जियो फिज़िकल डिज़ास्टर है। अभी हमने जो बेसिक हमने टाइप्स पढ़े थे डिज़ास्टर के, उसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, मेट्रोलॉजिकल डिज़ास्टर्स, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजिकल, जियो फिज़िकल, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल हो गया, और आई थिंक एक और हमने देखा था, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ। ठीक है, आई थिंक बायोलॉजिकल, हाँ बायोलॉजिकल। ठीक है, सो मेट्रोलॉजिकल में हमने देखा था कि जो शॉर्ट टर्म क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है, क्लाइमेटोलॉजिकल जो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज की वजह से, मेट्रोलॉजिकल शॉर्ट टर्म वेदर चेंजेस की वजह से, जियो फिज़िकल जो है जो कि बड़े बड़े जो जियो फिज़िकल फिनोमिना की वजह से होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल जो वाटर साइकिल में कुछ डिसरप्शन की वजह से होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स। ठीक है, एंड बायोलॉजिकल में जो कि हमारा जैसे कोई पेस्ट अटैक हो गया, लोकस्ट अटैक एंड ऑल, तो या फिर कोई कोविड भी इसमें आएगा। तो ये नेचुरल वाला है, नेचुरल डिज़ास्टर्स की क्लासिफिकेशन हमने देखी थी एनडीएमए के हिसाब से। सो उसमें से सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जियो फिजिकल नेचुरल हैजार्ड है ये। ठीक है, एंड इसमें ये मतलब ये बेसिक ज्योग्राफी का पार्ट हो गया कि जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर। ठीक है, एंड उसकी वजह से वेव्स ट्रैवल करती है। ठीक है, ये जो हमारा फोकस होता है एपिसेंटर होता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से एनर्जी जो है सारी जगह पे मूव करती है और आपका जो है अर्थ की शेकिंग होती है। तो शेकिंग ऑफ द अर्थ ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर विच जनरेट वेव्स दैट ट्रैवल इन ऑल द डायरेक्शन। ये ड्यू टू है। ठीक है, नाउ रिसेंट अर्थक्वेक जो हुए हैं इसमें एग्जैक्टली ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो हमारा रिश्टर स्केल पे, लेकिन जस्ट एग्जांपल के लिए तो ये दो वैसे आप इन जनरल आप याद रख सकते हो, क्योंकि अभी तो ये तिब्बत में आया था, जस्ट अभी आया है। ठीक है, एंड जनवरी 2025 में ही, और टर्की सीरिया में 2023 में आया था। ठीक है, सो ये 7.1 इंटेंसिटी का है, ये 7.8 का था, और इसमें जो है बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी टर्की सीरिया वाले में। ठीक है, एंड अफ़गानिस्तान में, नेपाल में, ये आपको नेपाल वाला ये जो ऑपरेशन मैत्री है, ठीक है, इंडिया ने चलाया था जब हेल्प करी थी। ठीक है, हमने यहाँ से अपनी टीम भी भेजी थी। ओके, सो ये वाला, इसमें भी काफ़ी डेथ हुई थी। ठीक है, 2 अर्थक्वेक आए थे बैक टू बैक, 9,000 से भी ज़्यादा लोग मरे थे। बट आप ये याद रखो, अफगानिस्तान यू कैन स्किप। इसके बाद हम देखते हैं वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक। ठीक है, सो वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक, अबाउट 59% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया अंडर थ्रेट ऑफ मॉडरेट टू सिवियर अर्थक्वेक। मॉडरेट टू सॉरी आई पॉज द वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक। ठीक है, हमारा 59% जो एरिया है, लैंड एरिया, वो है अंडर द थ्रेट ऑफ मॉडरेट टू सिवियर अर्थक्वेक। ठीक है, सो ड्यूरिंग 1990s, ये मतलब ये डेटा है जस्ट ऐसे ही, ये हमने एनडीए जो गाइडलाइन है ना अर्थक्वेक वाली, जो एनडीएमए की गाइडलाइन है, उससे हमने ये पिक किया है। तो इसमें क्या है कि 1990 से लेकर 2005 के बीच में इंडिया में इतने सारे मतलब 26,000 से भी ज़्यादा लोगों की जान गई। वैसे एक्चुअली में इससे ज़्यादा गई है ड्यू टू 6 मेजर अर्थक्वेक्स। ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी डैमेज हुआ प्रॉपर्टी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो तो जो होता ही है। सो ये आपको एग्जैक्टली ये याद रखने की जरूरत है ना। एक क्वेश्चन पूछा था बिकॉज अर्थक्वेक के ऊपर कि लास्ट 30 ईयर्स में जो भी इंडिया में मेजर अर्थक्वेक हुए हैं उनके बारे में कुछ आप उनके सेलेंट फीचर्स के बारे में बताओ। ठीक है, तो वहाँ पे हमें ये 2-3 पता होने चाहिए, लेकिन ये सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
इनमें से आप ये याद रख सकते हो, लाटूर में जो हुआ था 1993 में, बहुत सारे लोग मरे थे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद भुज वाला अर्थक्वेक, ये तो सबको पता है, ये डेडलीस्ट था इंडिया का, इसमें 20,000 से भी ज़्यादा लोग मरे थे, 7.6 हेक्टेयर कह रही हूँ, सॉरी, रिक्टर स्केल पे, और 100 से भी ज़्यादा विलेजेस जो हैं दे वर फ्लैटेंड, और भुज सिविल हॉस्पिटल पूरा ही ख़त्म हो गया था। सुनामी जो आई थी, ठीक है, ये वैसे सुनामी से ज़्यादा लोग मरे थे, अर्थक्वेक से कम, ठीक है, लेकिन बिकॉज हुआ ये रीज़न इसका अर्थक्वेक ही था, मैसिव वेव्स वर जनरेटेड बाय अंडर वाटर सिस्मिक एक्टिविटी, ठीक है। तो क्या हुआ था कि अंडर वाटर अर्थक्वेक आया एंड उसकी वजह से सुनामी आई थी, और उसकी वजह से जो है फ्लडिंग हो गई थी, एंड फ्लडिंग की वजह से जो है 10,000 से भी ज़्यादा लोग इंडिया में मरे थे। वैसे तो टोटल ओवरऑल 2.5 के करीब लोग मरे थे, 2.5 लाख के करीब, ठीक है, ओवरऑल फिलीपींस में, मालदीव्स, इंडोनेशिया वगैरह सब में मिला के। देन 2011 में सिक्किम में आता है, एंड ये जो सिक्किम वाला है इसमें जस्ट अ मिनट, सिक्किम वाले में भी 100 से भी ज़्यादा हमारी जो है डेथ हुई थी, ठीक है, मोर देन 100 डेथ, 6.9 हेक्टेयर पे था ये, और काफ़ी लोग मरे थे इसमें भी, मतलब 100 के करीब लोग मरे थे, ठीक है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि हाँ, ये जस्ट एक ऐसी लैंड इंडिया में, ये जस्ट एक बताना चाहते हैं कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग की कितनी आवश्यकता है इंडिया को, क्यों है। देखो इंडिया में इतने, मतलब कि जो हमने यहाँ पे 6 अर्थक्वेक की बात की इन जनरल, देखो यहाँ पे इन्होंने ये वाला हटा दो और सुनामी वाला हटा दो और ये 2011 वाला हटा दो, तो कितने बचे 6, 1 2 3 4 5 6, उत्तरकाशी, लाटूर, मतलब इन 6 के बारे में इन्होंने, ये जो 6 है ना यहाँ पे, इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ था, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर एग्जैक्टली कि उत्तरकाशी में हुआ था और यहाँ पे हुआ था, नहीं, आपको सिर्फ 2-3 याद होने चाहिए, एक ये कर लो, एक ये कर लो, जो ईजी है, सुनामी वाला ईजी रहेगा एंड सिक्किम वाला, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें ये लिखा हुआ था कि इन अर्थक्वेक से यही पता चला कि जो है कैजुअलिटीज़, ठीक है, हुई है प्राइमरीली बिकॉज बिल्डिंग के कोलैप्स होने की वजह से। लेकिन ये कहते हैं कि सिमिलर हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक यूएस में भी आए हुए हैं, जापान में भी आए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी कैजुअलिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो वहाँ पे बिकॉज वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो बिल्डिंग्स है इन दीज कंट्रीज, दे आर बिल्ड विद द स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेजर्स, ठीक है। वहाँ पे स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेजर्स की वजह से, जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स की वजह से, ठीक है, उन फीचर्स की वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक नहीं, मतलब कैजुअलिटीज़ नहीं होती। देन सिस्मिक जोन मैप ऑफ इंडिया, ये भी पूछा हुआ है कि ठीक है, तो 4 5 6 2 1 सेकेंड 2 3 4 5 इसमें डिवाइडेड है। दिस इज़ लो सिस्मिक वाला, मतलब 6 के करीब, 6 लेस देन 6 रिश्टर स्केल पे इंटेंसिटी, और ये है जोन 3, इट इज़ मॉडरेट, ठीक है, दिस इज़ हाई एंड देन इट इज़ वेरी हाई। अब ये जो आप कैसे इसको याद रखोगे, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से डायग्राम को ऐसे बनाइए। आपको ये तो पता है कि हिमालयाज जो हैं वो वल्नरेबल है टू अर्थक्वेक, सो जो हिमालय रीजन है उसमें ये तो पूरा ही आपका वल्नरेबल होगा। उसमें जो नॉर्थ ईस्ट है ये हाई इंटेंसिटी वाला है, इधर से आप ये उत्तराखंड वाला बना दो, इधर 2-3 पॉइंट बना दो कुछ ऐसे ऐसे रैंडमली, जो आपका, ठीक है। उसके अलावा जो ये गुजरात का ये वाला पोर्शन है ये पूरा हाई, और यहाँ से अंडमान निकोबार, ठीक है, यहाँ पे वेरी हाई जो है इंटेंसिटी, मतलब कि अर्थक्वेक का बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, वेरी हाई रिस्क वाला जोन है ये, ठीक है। और जो बाकी के हिमालयाज़ में ये जो पोर्शन है ये है हाई रिस्क वाला, ठीक है, वेरी हाई देन हाई। और यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे बना के आप बना सकते हो इधर, कि थोड़ा सा इधर ऐसे बना के कि यहाँ, मतलब यहाँ पे ये भी हाई वाला है, ठीक है। उसके अलावा फिर तीसरे नंबर पे आएगा जोन 3। जोन 3 यहाँ पे काफ़ी सारा जोन 3 में आता है, ठीक है। तो आपका कुछ एरिया तो हटा दो, ठीक है, कुछ एरिया आप यहाँ से हटा दो, कैंसिल कर दो, ये कैंसिल इज 2, यानी कि लो इंटेंसिटी वाला है यहाँ पे, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, और इसको कैंसिल कर दो। जो बाकी का सारा पोर्शन बचा है खाली वाला, ये सारा है मॉडरेट वाले में, ठीक है। सो ये मॉडरेट मिला के, मॉडरेट, हाई और वेरी हाई वाले मिला के 59% है, यानी कि मॉडरेट टू सिवियर या वेरी हाई रिस्क वाले जोन में हमारा 59% इंडिया का एरिया आता है अर्थक्वेक में, ठीक है। उसमें ये जो है आपका 3rd नंबर पे ये भी है, ठीक है, यानी कि लो वाला, सॉरी लो नहीं, ये मॉडरेट है, ठीक है, मॉडरेट वाला है, ओके।
और ये लक्षद्वीप वाला भी मॉडरेट में आएगा। वेरी हाई रिस्क जोन जो है लाइबल टू शेकिंग इंटेंसिटी मोर देन 9, इंटेंसिटी 8, 7, 6, ठीक है, 7, 6, 7, 8, 9, और ये जो लेस देन लो रिस्क। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे होगा नहीं, हो सकता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा कम वाला आएगा। नाउ राइजिंग ट्रेंड ऑफ द अर्थक्वेक, ये क्यों? बिकॉज क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइजिंग ट्रेंड हो रहा है, तो आप एक डेटा बता सकते हो थोड़ा सा, और फिर आप बता सकते हो रीजंस क्यों राइज, क्यों मतलब अर्थक्वेक बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है 1960-70 में 100 से भी कम जो है पर ईयर, हिमालयस का डेटा है ये खाली, कि नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स पर ईयर जो आते थे वो 100 से कम आते थे 1960-70 में। लेकिन वही 2000 से 2010 के बीच में 500 से भी 600, मतलब 500-600 से भी ज़्यादा, लाइक 500 to 600 हो गए। देन टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक के टाइप अलग अलग होते हैं। एक तो टेक्टोनिक क्या, प्लेट की मूवमेंट्स की वजह से, ठीक है, ज्योग्राफी में जो हम पढ़ते हैं, सो प्लेट की मूवमेंट्स की वजह से हो रहा है। मोस्ट कॉमन है स्लाइडिंग ऑफ द रॉक्स अलोंग द फॉल्ट लाइन, तो फॉल्ट लाइन के अराउंड जो हमारी जो है जो हमारे रॉक्स हैं वो स्लाइड करती है, इसकी वजह से होता है, ठीक है। देन वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, वायलेंट वोल्केनिक इरप्शन की वजह से एकदम से हाई एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग तो नहीं, बट माइनिंग एरिया, ठीक है, माइनिंग, इंटेंस माइनिंग वाले एरिया में अगर आपका जो है माइन कोलैप्स हो जाए वहाँ पे, या फिर एक्सप्लोजन, कौन सा, केमिकल या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहे हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल अंडरग्राउंड, तो वहाँ से अर्थक्वेक हो सकता है। या फिर रिजर्वर इंड्यूस्ड क्या होता है, जैसे डैम बनाया है बहुत बड़ा सा, तो आपने पानी को होल्ड करा है, और होल्ड करा है यानी कि लोड जो है, काफ़ी ज़्यादा लोड जो है वो बढ़ जाता है किसके ऊपर, हमारी धरती के ऊपर, एंड जिसकी वजह से अर्थक्वेक हो सकता है। ये हम यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक? नेचुरल कॉजेज है। नेचुरल क्या कॉजेज है कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ का जो इंटीरियर है, ठीक है, अर्थ का इंटीरियर नेचुरली कूल हो रहा है, तो डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन डिफरेंट लेयर्स में होती है, उसकी वजह से सिस्मिसिटी बढ़ती है। दूसरा है प्लेट मूवमेंट्स की वजह से, इंडियन प्लेट जो है नॉर्थवर्ड मूव कर रही है, ठीक है, एंड कोलाइड कर रही है यूरेशियन प्लेट से, एंड जिसकी वजह से जो फ्रैक्चर्ड जोन है along which they होगा, आई गेस ये थोड़ा उल्टा हो गया। तो फ्रैक्चर जोन जहाँ पे भी इंटरेक्ट करते हैं वहाँ पे होती है फॉल्ट लाइंस क्रिएट, और ये जो फॉल्ट लाइंस होती है जहाँ पे अर्थक्वेक होते हैं, ठीक है। सो रॉक्स की मूवमेंट वहाँ पे जब एक दूसरे से स्लाइड करती है तो एनर्जी रिलीज होती है, एंड देन आपका जो है अर्थक्वेक हो जाता है बिकॉज ऑफ द वेव के ट्रैवल करने से, ठीक है। ये जो ज्योग्राफी में बेसिक हम पढ़ते हैं वो वही है। सो हिमालयन रीजन फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्टिव फॉल्ट लाइन कौन सी है हिमालयन रीजन में, हिमालयन थर्स्ट फॉल्ट है, मेन बाउंड्री थर्स्ट है, मेन सेंट्रल थर्स्ट है, ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये एग्जांपल्स हैं फॉल्ट लाइंस। और भी नई फॉल्ट लाइंस डेक्कन प्लेट्यू में अभी रिसेंटली मतलब डेक्कन प्लेट्यू में भी नई फॉल्ट लाइंस उभर के आ रही हैं। तो सम जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि फॉल्ट लाइन और एनर्जी का बिल्डअप हो रहा है अलॉन्ग द रिवर भीम नियर द लाटूर में तो आया ही था अर्थक्वेक, ओस्मानाबाद में महाराष्ट्र में, वहाँ पे भीम कृष्णा फॉल्ट लाइन के वहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक्चुअली क्या है ना कि एक क्वेश्चन आया था कि या आ सकता है कि डिफरेंट एरिया में, लाइक हिमालय हमारे इंडिया में अलग अलग एरिया में, या जो भी है कुछ रीजन, हाँ या आया हुआ है, सम रीजन्स आर मोर प्रोन, आई थिंक आया हुआ है, एक बार चेक कर सकते हैं आप, सम रीजन्स आर मोर प्रोन, या आ सकता है। तो सम रीजन्स आर मोर प्रोन में आप हिमालयस का बताओगे कि वहाँ पे प्लेट मूवमेंट हो रही है जिसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। उसका इफेक्ट भुज पे भी पड़ता है, उस गुजरात वाले रीजन पे, ठीक है। दूसरा है कि आप डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन बता सकते हो, है ना। सो ये देन उसके अलावा आप ये अंडर वाटर वोल्केनोज एंड सी फ्लोर मूवमेंट, तो आप सी वाले एरिया में जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड का बता सकते हो कि वहाँ पे हाई रिस्क क्यों है, क्योंकि बिकॉज अंडर वाटर वोल्केनोज की वजह से और सी फ्लोर की मूवमेंट की वजह से जो अर्थ का इक्विलिब्रियम है वो ऑल्टर हो जाता है देन, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे केस स्टडी है भुज अर्थक्वेक की। भुज अर्थक्वेक जो है 2001 का, मेन रीजंस क्या थे भुज अर्थक्वेक के? मेन रीजंस क्या थे कि जो हमारा सी फ्लोर है, ये जो हमने अभी पढ़ा ना, ये सारे रीजन यहाँ पे है, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है इंडियन ओशन का 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। तो सी फ्लोर जो है वो इंडियन ओशन का हमारा स्प्रेड कर रहा है जिसकी वजह से ये हुआ।
फिर है ग्रेजुअल नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ये इधर मूव कर रहा है तो यहाँ पे भी इसका असर पड़ा था। एंड रीएक्टिवेटेड फॉल्ट्स बिलो द सर्फेस नए रीएक्टिवेट हो गए फॉल्ट्स, ठीक है। देन आता है एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स, वही जो अभी हम पढ़ के आए थे माइनिंग वाला। मिनरल एक्सट्रैक्शन जब हम करते हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, तो हॉलो हो जाता है अर्थ के इंटीरियर में, जिसकी वजह से, ठीक है, अर्थक्वेक हो सकता है। रिजर्वर इंड्यूस से हमारा जो है लोड पड़ता है अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टोरेज की वजह से। न्यूक्लियर डेटोनेशन इंड्यूस्ड, न्यूक्लियर टेस्ट करा है अगर आपने, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी आपकी रिलीज होती है एक बहुत ही कम टाइम में, बहुत सारी एनर्जी, एंड जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है। और अगर आप डेवलपमेंटल एक्टिविटी कर रहे हो फॉल्ट जोन में, हिली रीजन में, तो वहाँ पे बिकॉज पॉपुलेशन का प्रेशर पड़ रहा है, वहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन हम करे जा रहे हैं, ठीक है। सो इंक्लूडिंग दी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स एंड ऑल, इरेशनल लैंड यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, उसकी वजह से, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ अर्थक्वेक, पूछा हुआ है, कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज डायरेक्टली पूछा हुआ है, ठीक है, अर्थक्वेक के। तो कंसिक्वेंस क्या होंगे यार, ये तो बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप ये सेकेंडरी हैज़ार्ड्स के बारे में आप लिखो। वैरायटी ऑफ सेकेंडरी हैज़ार्ड्स, ठीक है। अर्थक्वेक जब आता है, धरती हिल जाती है तो लैंडस्लाइड भी होगा, ठीक है। एवलांचे हो सकते हैं अगर आप हिली रीजन में, माउंटेनियस रीजन में, स्नो वाले रीजन में हो, ठीक है। और ओशन वाले रीजन में हो, ओशन बिलो द सी आया तो सुनामी हो जाएगी, ठीक है। और अगर किसी लेक के वहाँ पे उस रीजन में कोई लेक है तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो सकता है। फायर हैज़ार्ड आ सकते हैं, अगर आपकी इलेक्ट्रिक पावर गैस पाइप्स वगैरह डैमेज हो जाए तो वहाँ पे फायर हैज़ार्ड हो सकते हैं, आग लग सकती है। फ्लड आ सकते हैं, अगर कोई डैम है और डैम फूट जाए वहाँ पे तो फ्लड आ सकता है। मड के फाउंटेन्स बन सकते हैं जिसे हम सॉइल लिक्विफैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो सॉइल लिक्विफैक्शन का एक एग्जांपल है कि बिहार में अर्थक्वेक आया था 1934 में। तो इसकी वजह से जो है नी डीप, इतना ज़्यादा मतलब घुटनों तक जो है मड ही मड पूरा एग्रीकल्चरल फील्ड में हो गई थी उस अर्थक्वेक के बाद। तो सॉइल लिक्विफैक्शन का एग्जांपल हो गया। आफ्टर शॉक्स, कई बार क्या होता है जब बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है उसके बाद छोटे छोटे अर्थक्वेक के बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं। अब पहली बार में ही हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है वीक। स्ट्रक्चर क्या मतलब बिल्डिंग्स, रोड्स और ठीक है, तो हमारे जो है ब्रिजेस वगैरह ये सब मतलब वीक हो गए, तो उसकी बेस अभी हिल गया है। अगर उसके बाद और छोटे मोटे अगर अर्थक्वेक आते हैं तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा डैमेज होता है, ठीक है। देन अदर जो है हमारे नेचर बेस्ड क्या कंसिक्वेंसेस पढ़ रहे हैं ना, तो सेकेंडरी हैज़ार्ड्स पढ़ लिए। और क्या होता है कि अगर आपका जो रिवर जा रही है, रिवर के कोर्स पे जब रिवर जा रही है और वहीं पे कुछ उसकी ब्लॉकेज हो गई तो रिवर को अपना जगह भी बदलनी पड़ेगी। और जब अगर रिवर जगह बदलेगी और वो इस ऐसे एरिया से निकल के आई जहाँ पे सेटलमेंट्स है, ऑलरेडी घर बने हुए थे, ठीक है, तो वहाँ पे और तबाही होएगी, ठीक है जी। और डिफॉर्म्ड ग्राउंड सरफेस, ये तो पता ही है मतलब कि बिकॉज हमारा जो है डिफॉर्म, हमारा ग्राउंड सरफेस पूरा डिफॉर्म हो जाता है। क्यों? ऊपर नीचे हो जाता है ना वो तो। देन सोसाइटी बेस्ड, और क्या सोसाइटी बेस्ड मतलब कि लोगों की ज़िंदगी, ठीक है। भुज में 20,000 से ज़्यादा लोग मरे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, बिल्डिंग, स्कूल्स, ब्रिजेस, रेल, रोड्स, डैम्स एटसेट्रा, ठीक है। टूर टाउन सिटीज़ दे आर वर्स्ट अफेक्टेड क्योंकि बिकॉज हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। रिकवरी, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन की कॉस्ट। तो आप इकोनॉमिक रीज़न भी लिख सकते हो। सोशल में जैसे कि लोगों की जान चली जाती है। इकोनॉमिक में आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होता है। टाउन्स एंड सिटीज़ का यहाँ लिख सकते हो सोशल में। और कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, रिहैब, रिकंस्ट्रक्शन, रिकवरी के लिए। और आपकी जो है असेंशियल सर्विसेज लाइक गैस, जो आपके ग्राउंड वाटर पाइप्स होते हैं, वाटर सप्लाई का डिस्ट्रप्शन हो जाता है, ठीक है, पूरी धरती हिल जाती है। एंड लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है लोगों का। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, एंजाइटी, ये सब हो जाता है। इकोसिस्टम इज़ ऑल्सो अफेक्टेड। चेंजेस इन द एनिमल बिहेवियर, वाइल्ड लाइफ भी अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये जो कंसिक्वेंसेज है, ये सेम कंसिक्वेंसेज हम हर जगह लिख सकते हैं। जब लैंडस्लाइड होगा तो ऑब्वियसली ये भी कंसिक्वेंस है। जैसे वायनाड में अभी रिसेंटली वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ था तो कितने सारे लोग, कितने सारे गांव जो है ख़त्म हो गए, ठीक है। सो इकोसिस्टम अफेक्ट होता है, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होती है, ये तो है ही,
ठीक है। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, किसी के माँ बाप मर गए, किसी का बच्चा गुम हो गया, किसी का कुछ हो गया, ठीक है, तो आपका घर पूरा का पूरा चला गया, तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। एसेंशियल सर्विसेज अफेक्ट होती है, ये सब हर चीज़ हम हर एक उसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है। टाउन्स एंड सिटीज़ एंड वर्स्ट अफेक्टेड, ये सब हर जगह ये आप लिख सकते हो। बस आपको लॉस ऑफ लाइफ्स में पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स देने चाहिए, जैसे कि जो भी एग्जाम्पल है उस जैसे लैंडस्लाइड है तो लैंडस्लाइड, रिसेंट लैंडस्लाइड आया हो कोई, उसका एग्जाम्पल दे दो और उसमें कितने लोग मरे थे वो लिख दो। अदर नेचर, ये जो है लैंडस्लाइड में भी आप ये लिख सकते हो कि रिवर का कोर्स जो है ब्लॉकेज, ठीक है, ये लिख सकते हो। सो बस नाउ एनडीएमए की गाइडलाइंस, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनडीएमए 6 पिलर्स ऑफ अर्थक्वेक मैनेजमेंट, 6 पिलर्स की बात करता है। पहला है कंस्ट्रक्शन, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन, तो हमने पहले बात कर ली थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्या आप पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ ताड़ के हिमालयन रीजन में दूसरी बिल्डिंग बनाएंगे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जो नहीं बनी? तो नहीं ना, नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्टिव सिस्मिक स्ट्रेंथनिंग एंड सिस्मिक रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं। मींस कुछ प्रायोरिटी स्ट्रक्चर्स को उठा के, जैसे कुछ बहुत ही प्रायोरिटी स्ट्रक्चर है, कोई मान लो कोई हॉस्पिटल है या कुछ, तो उसमें इस तरीके से कुछ रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं उसको, और थोड़ा सा रेजिस्टेंट बना सकते हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, ठीक है। फिर है रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट, तो ऑब्वियसली बिल्डिंग कोड्स बनाए, अगर हमने बिल्डिंग कोड्स बनाए तो वो बिल्डिंग कोड्स बनाए गए, ठीक है, उनका हमें इम्प्लीमेंटेशन भी देखना है कि वो लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं। लोगों में फिर अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस भी ज़रूरी है, ठीक है। फिर कैपेसिटी डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, एजुकेशन देना, R&D ट्रेनिंग, फिर डॉक्यूमेंटेशन, मान लो कोई डेटाबेस वगैरह बनाना टाइप। इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी एनहांसमेंट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी एनहांसमेंट मीन्स अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो उस टाइम पे हमें क्या करना है। सो एनडीएमए की गाइडलाइंस, ये 6 पॉइंट आपको याद रखना है, उसका हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि earthquake resistant design and construction of the new structures in the earthquake prone areas complying, ठीक है। तो रेजिस्टेंट डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू स्ट्रक्चर इन द अर्थक्वेक प्रोन एरिया, मान लो कि कोई अर्थक्वेक प्रोन एरिया है तो वहाँ पे हमें ये ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। सो दैट शुड कंप्लाई विद द बिल्डिंग कोड्स एंड रेगुलेशन इंक्लूडिंग जितने भी डैम हैं, ब्रिजेस हैं, फ्लाईओवर्स हैं, पोर्ट्स हैं, मतलब थोड़ा आप बस ये याद रखो, बाकी आप अपना लिख लोगे, ठीक है। फिर है सिस्मिक रेट्रो स्ट्रेंथनिंग इन द रेट्रोफिटिंग, तो लाइफ लाइन और हाई प्रायोरिटी बिल्डिंग्स की बेस्ड ऑन द रिस्क असेसमेंट, आपने रिस्क असेसमेंट करके आप ये देख लो कि कौन से हाई प्रायोरिटी बिल्डिंग्स है जिनको आपको रेट्रोफिटिंग करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमारा है नेशनल रेट्रोफिट प्रोग्राम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था अर्थक्वेक इम्पैक्ट मिटिगेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताओ, तो यही एनडीएमए की गाइडलाइंस ही लिखनी थी, उसमें आप स्पेसिफिक ये एग्जांपल्स दे सकते हो, ठीक है। देन आता है थर्ड पॉइंट इज रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट, वही पीरियोडिक रिवीजन ऑफ कोड्स, जो बिल्डिंग कोड्स हैं या स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, उसका पीरियोडिक रिवीजन भी और आपको उसको एनफोर्स करना भी, ठीक है, इसमें इंक्लूडिंग ये है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक जोन मैपिंग हम कर सकते हैं बेस्ड ऑन द अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी, ठीक है। सो रेगुलेशन में ही आ गया ना ये, मतलब अर्थक्वेक की वल्नरेबिलिटी के हिसाब से हम जोन की मैपिंग करते हैं, वैसे भी हमने कर भी रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे वो बता रखा है, ठीक है। इसको आप हटा भी सकते हो, ये आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस, एक्सटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन टू एडुकेट द पब्लिक एंड स्टेक होल्डर्स, ठीक है, अबाउट दी कि जो है अर्थक्वेक रिस्क के बारे में, सेफ प्रैक्टिसेस क्या हमें करनी चाहिए ड्यूरिंग आफ्टर। तो अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस में वही उनको अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना, ठीक है। देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एड्रेसिंग द सिस्मिक, कि लोगों कम्युनिटी का क्या रोल रहे, सेफ प्रैक्टिसेस क्या होती हैं बिफोर आफ्टर एंड ड्यूरिंग, बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द अर्थक्वेक एंड ऑल, ठीक है। सो इस पर हैंडबुक ऑन अर्थक्वेक सेफ्टी बाय एनडीएमए, ठीक है, इसके लिए एक मेजर जो लिया गया है। और आप जो है पब्लिक अवेयरनेस को क्रिएट कर सकते हो ऑन द सिस्मिक सेफ्टी एंड ये आर क्या है, रिहैब एंड रिकन्स्ट्रक्शन थ्रू, सॉरी रिस्क रिडक्शन है ये, आई एम सो सॉरी, रिस्क रिडक्शन थ्रू हैंडबुक्स, मैनुअल्स, वीडियो फिल्म्स ऑन अर्थक्वेक सेफ्टी, ठीक है। तो ये वही था उस पे जो उन्होंने फिर एक मैनुअल भी बनाया हुआ है, ये रहा ना, हैंडबुक ऑन अर्थक्वेक सेफ्टी,
कैपेसिटी डेवलपमेंट हाई क्वालिटी एजुकेशन मटेरियल है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है। सो कैपेसिटी डेवलपमेंट में क्या है कि आप जो है हाई क्वालिटी एजुकेशन मटेरियल, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह कुछ यूज़ करके, अवेयरनेस एक अलग चीज़ है, ट्रेनिंग देना प्रॉपर कैपेसिटी डेवलपमेंट वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है। अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस में क्या है कि सिर्फ आप अवेयर कर रहे हो, उनको बता रहे हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, जब अर्थक्वेक आए तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब। उसके लिए आपने हैंडबुक, मैनुअल्स, कुछ फिल्म्स बना दी। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हो कि आपको किस तरीके से इवैक्यूएशन में कैसे आपको क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं उस टाइम पे, ठीक है, आपको किसकी क्या मदद करनी है वगैरह वगैरह, तो अर्ली डिटेक्शन कैपेसिटी डेवलपमेंट में आपका हाँ डिटेक्शन सिस्टम भी आ गया, ठीक है। इंफॉर्मेशन को डिस्पर्स करना, ये सब भी इसमें आता है, ठीक है। देन रिस्पॉन्स में है कोऑर्डिनेटेड एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स सिस्टम at district and community levels to manage and control the consequences of future earthquake. So response कि हमारा जो है effective response system होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, ताकि हम जो है फ्यूचर earthquake के रिस्क को कम कर सके, consequences को कम कर सके। सो इसमें है emergency response through incident command system, ये एक इनिशिएटिव है, emergency response through incident command system। तो वही build and train quick response teams to tackle the disaster and take up the relief and rehab, ठीक है। तो अगर आपको relief and rehab के लिए ठीक है, so there is emergency response through incident command system। then what are the steps जो कि लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। सो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी है, ठीक है, ये सब प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन के लिए ही है। सो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी है, अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट है। सो अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट लिख सकते हो, जहाँ पे हम नॉन स्ट्रक्चरल या स्ट्रक्चरल मेजर्स लेते हैं। फिर एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड, ठीक है, रेट्रोफिट प्रोग्राम जो हम देख चुके हैं, मोबाइल ऐप्स है लाइक सागरवानी, इंडिया क्वेक, ठीक है। ये तीनों तो याद रहेंगे, है ना, बस ये दो इंपॉर्टेंट है जो आप और याद रख सकते हो। ये तो याद रहेंगे कि बिल्डिंग कोड है, रेट्रोफिट प्रोग्राम है, हम पढ़ चुके हैं, ये सिंपल है। लेकिन मिटिगेशन प्रोजेक्ट किस चीज़ का, अर्थक्वेक का रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। और एक है सेंटर, एक सेंटर बना रखा है सिस्मोलॉजी का, ठीक है, प्रिपेयर्डनेस के लिए। देन सेंडाई फ्रेमवर्क है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, उसके हम सिग्नेटरी हैं, सबको पता है। UNISDR इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन, उसमें भी एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। तो ये तो आप हर डिज़ास्टर में लिख सकते हो, इन एवरी डिज़ास्टर यू कैन राइट इट। और फिर ये है स्पेसिफिकली SCO का SCO-ZX, ये एक्सरसाइज हुई थी अर्बन अर्थक्वेक सर्च एंड रेस्क्यू से रिलेटेड, ठीक है। और एक है बीमस्टेक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, ये भी हुई थी, उड़ीसा में हुई थी ये, ठीक है। एक SCO की हुई थी, एक बीमस्टेक की भी हुई थी। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस इन दी अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस एंड इम्पैक्ट मिटिगेशन। कुछ तो चैलेंजेस भी होंगे। आप बोल रहे हो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाओ, ठीक है, क्या वो आसान है? कॉस्टली नहीं है वो कितना, ठीक है। फिर हमारे पास एक तो वो एक्सपेंसिव बहुत है, ठीक है। इसमें हम एक सेकेंड ना, इसको बिना देखे हुए बताती हूँ मैं एक बार आपको कि देखो, जब आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग की बात करते हो, ठीक है, एक तो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है उस चीज़ में। दूसरा, आपने कोड तो बना दिया, नेशनल बिल्डिंग कोड, ठीक है, नेशनल बिल्डिंग कोड तो बना दिए, लेकिन उसको फॉलो कौन करता है? उसका प्रॉपर एनफोर्समेंट कौन देख रहा है? नहीं देखते। एनफोर्समेंट ही बहुत ही पुअर है, ठीक है। अवेयरनेस भी बहुत ही पुअर है, ठीक है। एनफोर्स करने के लिए हमें चाहिए स्किल्ड लेबर, उसको प्रॉपर उस तरीके की बिल्डिंग बनाने के लिए क्या वो हमारे पास है? उसको डिज़ाइनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए प्रॉपर क्या हमारे पास वो प्रॉपर लेबर है, लोग हैं? ठीक है, नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि जो आप रेट्रोफिटिंग की बात कर रहे हो, ठीक है, इवन जो आप हिली एरियाज़ में भी बोल रहे हो, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। एंड हिली एरियाज़ में, हिमालयाज़ में ये पॉसिबल भी नहीं है कई कई जगह पे, तो ये ठीक है। और बस आई थिंक और तो याद नहीं आ रही, देख लेते हैं। सो शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर फॉर डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग दी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्किल्ड लेबर की जो है कमी है, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्टिंग द अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। लाइसेंसिंग ऑफ द स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स बेस्ड ऑन द कॉम्पिटेंसी इज नॉट फॉर्मली इम्प्लीमेंटेड। लाइसेंसिंग ऑफ ये है आपके
ये जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, जो मतलब ये स्ट्रक्चर बनाते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, तो उनकी जो है बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी आपका लाइसेंसिंग होना चाहिए, लेकिन ये फॉर्मली इम्प्लीमेंट नहीं होता। बिल्डिंग कोड स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं होते, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्लोजली मेंटेन नहीं होती। तो ना तो बिल्डिंग कोड को कोई स्ट्रिक्टली एनफोर्स कर रहा है, ना ही सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्लोजली मेंटेन किया जा रही है। रेट्रोफिटिंग बहुत ही चैलेंजिंग भी है एंड इट इज़ एक्सपेंसिव ऑल्सो। Regime for generating the awareness is not effective enough. Local population was not sufficiently trained for post-disaster operation. हाँ, जो आप अवेयरनेस जनरेशन की बात कर रहे हो कि they are not trained. Process of raising money during the disaster, it is not standardized. There is no enough awareness of NDRF relief. ठीक है, तो जो यहाँ पे ये बात हो रही है, जैसे अर्थक्वेक आया उस टाइम पे जब लोग हैं बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पे पैसा इकट्ठा करने की बात हो रही है ना, तो वो जो प्रोसेस है वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, जिसकी वजह से इवन जो रिलीफ फंड है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, इसके बारे में भी ज़्यादा इनफ अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, नहीं है। पुअर कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ओवरलैपिंग मैंडेट्स ऑफ वेरियस बॉडीज, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, तो ये एक चैलेंज है कि बहुत ओवरलैपिंग मैंडेट है, अलग अलग डिफरेंट बॉडीज, जिसकी वजह से मल्टीप्लिसिटी ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, एक अपना अवेयरनेस वाला हो गया, इट इज़ नॉट इफेक्टिव इनफ। ठीक है जी, पोस्ट डिजास्टर ऑपरेशन में लोगों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है, दे आर नॉट सफिशिएंटली ट्रेंड, दे आर नॉट सफिशिएंट ट्रेंड कि डिज़ास्टर होने के बाद उन्हें क्या करना है या डिज़ास्टर के टाइम क्या करना है वो भी नहीं पता। ठीक है, बाकी हमने बिल्डिंग कोड और कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमने बात की। ठीक है, सो व्हाट मेजर्स वी नीड इज एनडीएमए की गाइडलाइंस का प्रॉपर एनफोर्समेंट हो। अर्थक्वेक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आपकी जो हाई रिस्क स्टेट्स हैं, हाई रिस्क जो हमारी स्टेट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे अर्थक्वेक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए। हाई रिस्क स्टेट्स जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया। ठीक है, हम चिले का अर्थक्वेक प्रूफिंग स्ट्रक्चर और जो उनका जो वो बिल्डिंग कोड को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करते हैं, वो वाला मॉडल हम अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस में अप्लाई कर सकते हैं। इवन हम जापान से भी सीख सकते हैं। ठीक है, सो चिले में बहुत मतलब कि हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक होने के बाद भी कैजुअलिटी बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने जो बिल्डिंग कोड्स है उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया हुआ है, और जबकि वो एक सरकम पैसिफिक जोन पे भी है, वहाँ पे वोल्केनोज और अर्थक्वेक दोनों ही आते हैं। ठीक है, सो ये कंक्लूजन आप लिख सकते हो, ये मैंने शून्य IAS की वहाँ से लिया था कि एवरी डॉलर इन्वेस्टेड इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ये हमें $4 सेव करता है। अगर $1 इन्वेस्ट करेंगे प्रिपेयर्डनेस में, ये जनरल कहीं पे भी लिख सकते हो, तो $4 सेव करता है। सो दस ऑलरेडी बीइंग अ अर्थक्वेक प्रोन कंट्री वी नीड टू इम्प्लीमेंट द सेंडाई फ्रेमवर्क टू रिड्यूस द रिस्क। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हमें सेंडाई फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि हम रिस्क को अच्छे से कम कर पाएँ। बेटर भी हो सकता है इसमें। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सुनामी इसके बाद।